एवरीवन, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एंड ई शॉप एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्लियर है। तो ये चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ई शॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बताइए भैया ई शॉप मतलब क्या होता है, या स्वेट इक्विटी में क्या होता है, या स्वेट इक्विटी और ई शॉप में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चारों ही टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास बोनस शेयर्स। क्लियर है। तो इसको सीधी हिंदी भाषा में बात करें तो बोनस शेयर का मतलब ये होता है, दैट मीन्स whenever the company is having a adequate amount of profit, जब भी कंपनी के पास कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बाकी सब हर एक के जो डिविडेंड्स हैं वो कंपनी पे कर चुकी है, इक्विटी के भी और प्रेफरेंस के भी, सबके जितने भी शेयर होल्डर है सबके पे कर चुकी है। और तभी भी कंपनी के पास जब प्रॉफिट बचता है तो सिंपली करती क्या है कंपनी, तो कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज को दे देती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। क्लियर है। दे डू नॉट गिव द कैश, वो प्रॉफिट को कैश के रूप में नहीं देती हैं, ध्यान रखिएगा, कैश के रूप में नहीं देंगे, बट दे डू गिव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसको हम लोग बोनस शेयर्स बोलते हैं। और दे एंड दी शेयर्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और फुल्ली पेड शेयर्स बाय द कंपनी। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है एम्प्लॉयज को, आई होप के समझ गए बोनस शेयर्स मतलब क्या होता है। तो सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कंपनी अगर आपको वो पैसे देती या डिविडेंड देती, तो सिंपल क्या होता है भाई साहब, आपको एक नॉमिनल वैल्यू मिल जाती है, मान लो कि 1000 रुपया 500 रुपया आपको एक शेयर पे मिल रहा है। क्लियर है। तो आप सिर्फ उतना ही कर पाओगे, लेकिन बाय द टाइम क्या हुआ, वहां पे कंपनी ने आपको शेयर दिया, तो आज उसकी 500 की वैल्यू है, शायद तो कल 1000 हो जाए, 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, आपको नहीं मालूम। लेकिन हाँ इतना मालूम है कि अगर कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है तो नॉर्मल सी बात है कि आगे इन द कमिंग फ्यूचर में उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर है। तो ये आपका होता है बोनस शेयर जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, विच आर फुल्ली पेड और द फ्री ऑफ चार्ज। क्लियर है। और कंपनी तभी देती जब उसके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्लियर है। आई होप कि ये बोनस शेयर आपको क्लियर होगा बढ़िया से। आपकी बुक में ये दिया हुआ डेफिनेशन देख लीजिए कि समटाइम्स अ कंपनी में हैव लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स व्हिच इट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। Instead of distributing these profits as dividend, the company issue fully paid shares to them free of charge in proportion to their existing shareholders. Clear है। तो जितने भी आपका जो रेशियो रहेगा कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में, उसके हिसाब से कंपनी आपको वो शेयर अलॉट कर देती है। क्लियर है। These shares are called the bonus shares. Issue of bonus shares is also known as the bonus issue or capitalization of the undistributed profits of the company. क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह पे दिए हुए हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग बोलते हैं एओए। ठीक है। एंड एक एमओए भी होता है, हाँ अभी 11th में था। ठीक है। तो अभी उसकी तो वीडियो आप लोगों ने देखनी, जब मैं बनाऊंगा उसको तो आप एक बार उसको भी देख लेना, एमओए और एओए का में जो डिफरेंस क्या होता है वो आपके 11th में होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जितने 12th वाले। क्लियर है। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्लियर है। ये आप रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं कि हाँ भैया हमें ये इशू करना है कि नहीं करना। क्लियर है। आई होप कि बोनस शेयर आपको आसानी से क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो मेरे को बताना यार। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स शेयर्स और राइट्स इशू। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा राइट शेयर का, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि बोनस शेयर्स क्या होता है। तो राइट शेयर सिंपली क्या होता है, राइट शेयर जब कंपनी देती है, इसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे राइट शेयर का मतलब ये होता है जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है या ये सोचती है कि हम इसको और शेयर हम इशू करने वाले हैं मार्केट प्लेस पे। क्लियर है। तो मार्केट प्लेस में इसको इशू करने से पहले जितने भी कंपनी के पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सामने ये शेयर्स इशू रखती है। ठीक है। ये कहती है कि भैया हम कंपनी के और शेयर इशू कर रहे हैं, तो अगर आपने इसको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, तो हम आपको इसको डिस्काउंट पे भी दे देंगे।
क्लियर है। तो सबसे पहले जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा शेयर होल्डर्स को ही ऑफर किए जाते हैं। क्लियर। अगर वो लोग खरीदते हैं वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं खरीदते हैं या कंपनी को उतना वो नहीं वो इशू कर पाती शेयर्स, तो फिर ये जाते, सेकंड ऑप्शन बनता है इनके पास, ये मार्केट पे जाते हैं। तो भैया ये पब्लिक में ही ये ओपन कर देते हैं। तो जितने भी जो पब्लिक में जो न्यू प्लेयर्स वगैरह होते हैं या जो भी इनको खरीदना चाहता है तो वो इसको खरीद लेता है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी के पास कि कंपनी को इससे एक कैश मिलता है, कंपनी को इससे एक फंडिंग मिलती है जो कि उसको वो न्यू प्लेयर से मिल जाती है। जो न्यू जो प्लेयर होते हैं वो आ जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एक पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और अगर ये जो शेयर्स हैं, अगर ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इसको खरीद रहे हैं तो शायद कहिए कि अगर कंपनी के आज की जो वैल्यू 500 रुपए है तो शायद जो पहले से ही शेयर होल्डर है उनको शायद 300 या 350 में मिल जाए। क्लियर है। तो उनको वो डिस्काउंट पे ही मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये इससे फायदा क्या होता है इस शेयर को इश्यू करने से कि कंपनी के पास जो उसकी जो कैपिटलाइजेशन होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है और कंपनी के पास नया आउटब्रेन आता है बाहर से। क्लियर है। जो एक्सटर्नल ब्रेन आता है वो भी कंपनी को ग्रो करने में बहुत मदद करता है और उसका मैनेजमेंट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बिकॉज हम लोग देख चुके हैं ना कि भैया जब कंपनी बाहर शेयर क्यों इशू कर रही है, नॉर्मल सी बात है, उसको पैसा चाहिए। और अगर उसको अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही थी तभी ने तो उसने शेयर इशू किया। तो बाहर का जब पैसा आता है और जब बाहर से जब एक्सटर्नल जब माइंड आता है कंपनी के अंदर तो शायद कहिए कि आपकी कंपनी और कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द कमिंग ऑफ कपल ऑफ मंथ्स और द ईयर्स। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट शेयर्स और द राइट इश्यूज। क्लियर। इसको भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ आपके बुक में। अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स may at any time increase its subscribed capital by issuing new shares, but the directors of the company cannot offer the new shares to any person at their discretion. सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये आप सेक्शन और कंपनीज का एक्ट जरूर लिखेगा। कभी भी किसी भी शेयर में अगर आपका कंपनीज एक्ट आता है, कंपनी का एक्ट अभी आपका स्वेट इक्विटी शेयर में आएगा, तो आप ये कीवर्ड होता है, इससे मालूम चलता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। तो भाई साहब कंपनी का एक्ट जरूर लिखिए, उसका सेक्शन जरूर लिखिए। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, ये आपको बताई जाती है ताकि इससे ये लगता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाया कि मतलब अपना वट बनता है वहाँ पे, समझे। हाँ ऐसा। तो सेक्शन 62 of the Companies Act 2013 provides that whenever a company proposes to increase its subscribed capital through a further issue of shares, it should offer such shares to the existing member of the कंपनी। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने अपने जो कंपनी में पहले से जो शेयर होल्डर है आपको उनके सामने ये ऑफर करना पड़ेगा। क्लियर। The shares which are so offered to the existing members are called the right shares, and the right of members to be so offered is called the right of preemption. In other words, the right shares are the shares offered to the existing shareholders at a discount or to the market price through a letter of offer. Clear है। As I told you earlier कि जो existing होते हैं उनको थोड़ा सा मार्केट प्राइस से कम में मिल जाता है और जो बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं उनको मार्केट प्राइस पे मिलता है। ठीक है। तो इससे जो कैपिटलाइजेशन होती है कंपनी की वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। क्लियर है। इसमें भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास। व्हेन अ इश्यू इज बीइंग मेड विद इन 2 years ऑफ फॉर्मेशन और विद इन 1 year ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट, ये दोनों में से कोई भी पहले हो जाए। ठीक है। या तो जब कंपनी 2 साल तक हो चुकी, मतलब 2 साल हो चुके हैं कंपनी को बने हुए, या फिर जब पहला अलॉटमेंट हुआ था उसका 1 साल हो गया। क्लियर है। तब where a special resolution is passed by the company in a general meeting providing that shares need not be offered to existing equity shareholders. Clear है। So this was all about the right shares or the right issues. आपका ये जो डिफरेंस दिया है बहुत बढ़िया सा दिया हुआ है राइट शेयर्स का और बोनस शेयर्स का। क्लियर है। इसको जरा 2-3 पॉइंट्स देख लीजिए क्या है। सबसे पहला बेसिस में देखिए कि फुल्ली पेड अप है। हाँ? तो आपका बोनस में इसका राइट शेयर्स में क्या है, द राइट शेयर्स में भी पार्शली पेड अप। ठीक है। पार्शली आप ऐसे समझिए, पार्शली का मतलब उसको डिस्काउंट में तो मिल रहा है ना, तो उसी को पार्शली बोलते हैं। क्लियर है। बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप। कैश में क्या है कि राइट शेयर्स ब्रिंग कैश टू द कंपनीज कॉफर्स। ठीक है। एंड बोनस शेयर्स आर फ्री एंड हेंस डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द कंपनीज कैश बॉक्स।
to be paid for the right shares are to be paid for the existing shareholders, and the bonus shares are absolutely free for the existing shareholders. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया कि राइट्स इशू मस्ट कंप्लाई विद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन requirements as per which 90% of the minimum subscription must be received within 60 days of the close of the issue, failing which the company must return the entire amount. अगर वो आप नहीं कर पाते, सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाते 2 महीने में, तो कंपनी को पूरा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा. और यहाँ पे क्या कि बोनस इशू डज नॉट नीड टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट्स. क्लियर है? तो आई होप कि आपको बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स मत समझ में आया होगा. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज द ESOP, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल बात क्या होती है कि ESOP का मतलब क्या है. सिंपल आप ये समझिए इससे पहले कि कभी भी जब भी कोई एम्प्लॉय होता है, जब किसी कंपनी में वो काम कर रहा होता है, तो काम करने के अगेंस्ट में उसको सैलरी मिलती है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई साहब ये एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है. अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो सिंपल सी बात ये है कि काम अगर अच्छा करेगा तो हम लोग उसका कुछ सैलरी का इंक्रीमेंट करते हैं बाई 10% या 15%. क्लियर है? तो वही इंक्रीमेंट आपका ESOP होता है, बिल्कुल सेम है एज इट इज. समझिएगा सिंपल क्या होता है, जब भी कंपनी में आप कोई काम कर रहे हो, 5 साल 10 साल हो गए कंपनी में काम करते हुए, और जब कंपनी ये देखती है कि भाई साहब ये कंपनी का ये एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के लिए एसेट है, मतलब बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है और इतना ज़बरदस्त काम करता है कि मतलब मज़ा आ जाता है. ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे कंपनी वाले क्या करते हैं, जो कंपनी जो ओनर्स वगैरह होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो सिंपली करते क्या है, ये ESOP सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. क्लियर? तो यहाँ पे कहते क्या है कि इन द प्लेस ऑफ द इंक्रीमेंट की जगह पे ये क्या करते हैं, ESOP शेयर्स इशू कर देते हैं एम्प्लॉयज के लिए. क्लियर है? तो होता क्या है यहाँ पे कि ESOP जो शेयर्स होते हैं वो पहली बात तो मार्केट प्राइस से कम में होते हैं, सबसे पहली बात. ठीक है? और उनको ये बात बता दी जाती है कि भाई साहब अब आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रह गए हैं, अब आप कंपनी के मालिक बन गए हैं. क्लियर है? एक टर्म में अगर आप देखा जाए तो वो कंपनी का मालिक बन गए. अब भाई साहब आप ये बताइए कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, मोटा मोटा लेते हैं 1 लाख रुपए, और अगर आपका इंक्रीमेंट 10% का हुआ, तो इंक्रीमेंट आपका कितने का हुआ, 10,000 का. क्लियर है? लेकिन अब जब कंपनी इतना ग्रो कर रही है और कंपनी ने आपको मान लीजिए कि 5% या 2% शेयर्स भी अगर आपको इशू कर दिए हैं, और कंपनी आपके ऊपर ये पूरी डील दे रही है कि भाई साहब आप कैसे पे करना चाहते हो, इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो या आपकी जो मंथली सैलरी है हम उसमें डिडक्ट कर लें. क्लियर है? तो वो एक जो ESOP होता है वो एम्प्लॉय के लिए बेस्ट होता है. क्यों बेस्ट होता है? आप मान लीजिए कि आपको जो शेयर है वो आपको 1000 रुपए के हिसाब से मिला, आपने 10 साल तक काम किया, और अगर आप कंपनी में 20 साल तक और काम करने वाले हो, तो भाई साहब आप ये सोच लो कि आपका जो 1000 रुपए का शेयर था, शायद कहिए 20 साल बाद उस शेयर की वैल्यू 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए एक शेयर की वैल्यू. तो कैन यू बिलीव कि आपका जो सिस्टम जो मतलब जो कैलकुलेटेड अमाउंट बनेगा वो कितना ज़्यादा बनेगा. तो आई थिंक कि जो 10% ईयरली जो बढ़ रहा था, उससे मुकाबले ये ESOP का जो शेयर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. क्लियर है? पहली बात. और दूसरी बात ये होता है कि हम लोग ESOP तब इशू करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए जब हमें लगता है कि जो एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा है, और उसको हम लोग एक लॉयल्टी ट्रस्ट दिलाते हैं. ठीक है? एक लॉयल्टी होती है कि हाँ भाई साहब अब ये बंदा हमारी कंपनी छोड़ करके नहीं जाएगा. क्लियर है? अच्छा, ये ESOP इशू करने के लिए ना भी कंपनी के खुद के क्राइटेरिया होते हैं, वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग ये वैरी करता है. ये कंपनी खुद देखती है कि भाई साहब ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो क्या ये हमारा जो एम्प्लॉय या इस स्टैंडर्ड में या इस मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है. पहला होना चाहिए कि भैया कंपनी मतलब कंपनी में बंदा काम किया होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म तक, मान लो 5 साल 6 साल 7 साल, या एक जो एम्प्लॉय होता है वो एक रिकग्नाइज होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि भाई साहब उसने कंपनी के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है. क्लियर है? आप ऐसे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि यू आर नॉट द एम्प्लॉय मोर एंड यू आर एन एसेट फॉर द कंपनी. आप ये साबित करिए, अपने काम से साबित करिए. हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे 20-20 घंटे अपने ऑफिस में पड़े रहो टांग पसार के. कौन बोल रहा भैया? घर द्वार नहीं है क्या तुम्हारा? क्लियर है? लेकिन वही चीज़ें होती हैं, हार्ड वर्क तो गधा भी कर रहा होता है. आज का टाइम है स्मार्ट वर्क करने का. क्लियर है? हम ये नहीं कह रहे कि आप ये 8 घंटे ड्यूटी तो 8 घंटे मतलब बिल्कुल कद्दूकस में रगड़ते ही रहो, मतलब
जितना भी दिमाग है वो घिसा दो, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि कैसे हम अपने 8 घंटे के काम को हम लोग 4 घंटे में करें, हम लोग कंपनी का कितना समय बचा सकते हैं और कितना ही जो टाइम होता है वो हम लोग अपना इतना डिवोट कर सकते हैं ताकि हम लोग भी उस चीज़ को लेकर के आए ना, एक एक्स्ट्रा लेकर के आए। जैसे आप जानते हो कि हमेशा जो गूगल है, गूगल क्या करती है, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को इतना बढ़िया और इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर देती है कि मतलब पूछो मत। गूगल क्या था, सबसे पहले सर्च इंजन था, गूगल का जीमेल आया, गूगल का वॉइस सर्च इंजन आया, गूगल का मैप आया, गूगल की न्यूज़ आए, गूगल फोटोज़ आए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं भाई साहब, किसी एक कोई एक भाई दुनिया में ना रजनीकांत सिर्फ एक ही होता है, 4 नहीं हो सकते, क्लियर है। तो गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना फ्रीडम दिया है कि आपके दिमाग में जितना भी कुछ आ रहा हो ना, सब बस निकाल दो, बस मेरे को आइडियाज़ बताओ कि आपके दिमाग में आइडियाज़ क्या क्या आ रहे हैं। तो एम्प्लॉय जितने भी भाई जो माइंडेड एम्प्लॉयज़ थे वो बताते गए और वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हो गया। तो आपको क्या लगता है, जो एम्प्लॉयज़ है अब कंपनी के लिए क्या है, दे आर द एसेट्स। कंपनी खुद नहीं चाहती है कि भाई साहब ये एम्प्लॉय मेरे को छोड़ करके जाए। क्यों छोड़ करके जाएगा भाई, वो शायद का कुछ एक नया आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया निकाल ले, क्लियर है। तो यही चीजें होती है, हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई साहब मेरे कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है, इसको हम ई-शॉप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। पूरा पैनल बैठा होता है डायरेक्टर्स का और उसमें ये हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है कि हाँ भैया ये जो एम्प्लॉय है ये मतलब मस्त है और इसको आप ई-शॉप दे सकते हो, क्लियर है। अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ना कि जैसे डेफिनेशन आप देख लो। अच्छा मैं बता ऐसे ही रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात ये कि मैं पॉइंट को हिंदी में समझा रहा हूँ आराम से, शॉर्टकट में, क्लियर है, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए हिंदी में। और करना मतलब अगर आपने लिखना है तो डेफिनेशन आप अपनी बुक से रिफर कर सकते हो, ठीक है। सीवी गुप्ता चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज गिवन अ राइट टू परचेज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस, मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस में जो होता है स्टिपुलेटेड प्राइस during a given period of time. Only those employees are given the rights who fulfill the specified eligibility conditions, ठीक है। The employee who exercise the option may be allowed to pay the money in installment or by his salary, his or her salary, क्लियर है ये चीज। अच्छा मेरिट्स और लिमिटेशंस भी कुछ हैं इसके, क्लियर है, ये भी देख लो क्या है कि दिस स्कीम मेरिट्स में दिस स्कीम कैन लिंक कंपनसेशन पैकेज क्लोजली टू द परफॉर्मेंस, आप कंपनी परफॉर्म कैसे कर रहे हो, क्लियर है। तो दैट इज काइंड ऑफ गोइंग टू बी अ कंपनसेशन, ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय को प्रेस करने का एक तरीका है ये। दिस स्कीम enables the companies to retain efficient employees with the company thereby reducing the employee turnover, ठीक है। हाँ ठीक, तो वही चीजें होती है भाई, जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज को अपने से जोड़ करके रखती है और मतलब तोड़ती नहीं है, क्लियर है। लिमिटेशंस क्या है कि दिस स्कीम कैन बी यूज्ड बाय ओनली द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, ये भी बात सही है, ठीक है। एंड शेयर प्राइस डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल्स, हमेशा जरूरी नहीं कि उस आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके शेयर प्राइस हमेशा आसमान में ही जाएंगे, कभी हमेशा बुल का ही टाइम नहीं होता है, कभी कभी बियर का भी टाइम होता है, क्लियर है, ऐसा करके। अब हम लोग आते हैं भाई साहब और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्लियर है। अच्छा ई-शॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स दोनों ही थोड़े से मिलते जुलते हैं, थोड़ा 19-20 का अंतर है, तो कंफ्यूजन ना हो तो आराम से एक बार वीडियो को और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर है। और इसको अपना जो कंटेंट है जरूर पढ़िएगा बुक में कैसे क्या दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लो कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 79A सेक्शन, या कभी भी कंपनीज एक्ट आता है तो प्लीज उसको जरूर लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो अंडर द सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट है एट अ डिस्काउंट, सेकेंड पॉइंट है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, थर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेक अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्लियर है। अच्छा वहां पे ई शॉप में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे सर्ट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, लिविंग द प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के उनको नहीं मिलता, बाकी सबको मिलता है, मैनेजर डायरेक्टर एम्प्लॉयज एंड सो ऑन सबको मिलता है, क्लियर है। तो यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। और ये आपका 17 कम और नॉर्मल सारा कुछ चीज़ें यही है, हम लोग क्राइटेरिया वगैरह देखते हैं कैसे क्या है, या बंदा कंपनी में किस तरीके से उसका कंपनी में कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्लियर है, ऐसा करके।
सो पहला पॉइंट दिया हुआ इसमें कि द इश्यू ऑफ सेट इक्विटी शेयर इज ऑथराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. क्लियर? The resolution specifies the number of shares, the value and the classes of the directors or employee to whom such equity shares are to be issued. Clear है? ये हम लोग बहुत ही क्लोजली जस्टिफाई करते हैं और उसको रिकग्नाइज करते हैं कैसे सामने वाले की परफॉर्मेंस है, किस तरीके से हम उसको उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं कि भाई साहब ये मेरी कंपनी में बना रहे और जिससे सामने वालों को भी अच्छा. ये जो शेयर्स वगैरह होते हैं ना, शेयर या ई शॉप की जो हम लोग बात करें, इससे ये भी होता है कि जो भाई साहब जो एक मोराल होता है मोराल एम्प्लॉय का, उसका भी और बढ़ता है और मतलब मजबूत होता है. मतलब उसको और लगता है कि भाई साहब हमें और मतलब जी जान लगा देनी कंपनी में और मतलब कंपनी के लिए हम क्या ना करते, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं. जितना भी उसको मन करता है वो आराम से होता है. वहाँ पे ना कंपनी में लगता है भाई साहब मैं कंपनी का मालिक है, मतलब वो इंसान फिर दिल से काम करता है. क्लियर है? ऐसा तो ये चीजें दी हुई है कि एवरी शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी मे एट एनी टाइम नॉमिनेट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ शेयर्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस एज मैनी रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड्स. यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर हिमसेल्फ एज होल्डर ऑफ द शेयर्स, रजिस्टर करा लो भैया. और क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द शेयर एज द डिसीज शेयर होल्डर कुड हैव बीन मेड. क्लियर है? तो बस आज आपको समझ में आया होगा भाई साहब ये जितने भी जो पॉइंट्स है, जितने भी चारों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए बहुत ही बढ़िया से और आराम समझ में आया होगा. और अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. क्लियर है? आज के लिए इतना ही. टिल देन बाय बाय.